वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 11 चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और यहाँ की जो रियासत था उसका अधिग्रहण किया गया था। नए कानून बनाए गए थे और प्रशासकीय संस्थानों की शुरुआत की गई थी। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आया। 19वीं सदी में शैक्षणिक बदलाव भी हमने पढ़ा। महिलाओं की स्थिति से संबंधित जो वाद विवाद हुआ था, जाति व्यवस्था हो गई, सामाजिक और धार्मिक सुधार हुआ, इसके विषय में भी हमने जाना था। फिर हमने पढ़ा कि 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था, उद्योग का जो विकास हुआ था वो किस तरह से हुआ था, कि ये सब जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, इसके विषय में हमने जाना। इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम देखते हैं कि ये जो बदलाव आया है, ये जो परिवर्तन आया है, भारत की जनता इस बात को सोचने के लिए विवश हो गई थी कि ये जो भारत है, हमारा जो देश भारत है, ये किसके लिए है, किसका है। क्योंकि यहाँ पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य है, अंग्रेजों का कब्जा है। अंग्रेज जो है भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक उनका मानना था कि जब तक भारत की जनता पर से या फिर भारत पर से उनका नियंत्रण खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ के लोग, भारत के जो लोग हैं, वो भारतीयों का नहीं कहा जा सकता है। जब तक वो उनका शासन खत्म नहीं होगा, भारत के लोग, भारत की जनता जो है वो स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। फिर हम देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक का अर्थ होता है सब के लिए, सब लोगों के लिए। तो बहुत सारे संगठन जो है देश के किसी खास इलाके में काम कर रहे हैं और वो अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते हैं। उनका वो कहते हैं कि ये जो लक्ष्य है किसी खास समुदाय के लिए नहीं है, किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, किसी खास इलाके के लिए नहीं है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो संप्रभु हैं। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय हस्तक्षेप की बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। तो इसे हम कह सकते हैं कि भारत की जो जनता, कोई भी जनता, किसी भी क्षेत्र के इलाके के लोग जो हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दबाव न रहे, वो अपने निर्णय लेने के लिए, अब वो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे हम देखते हैं कि 1870 से 1880 के बीच जो ब्रिटिश शासन था, भारत में जो ब्रिटिशों का शासन था, तो यहाँ की जो जनता थी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी और इनका जो असंतोष से बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा था। असंतोष की जो जड़ थी ये गहराता चला जा रहा था। तो ये कब था? 1870 से लेकर 1880 के बीच। 1878 में क्या हुआ कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। इसके जरिए क्या था कि भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। भारत की जो जनता है वो अपने पास हथियार जो है नहीं रख सकते थे। ये एक्ट जो पारित किया गया था, कब पारित किया गया? तो 1878 में। उसी साल क्या हुआ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत क्या था कि किसी भी, यहाँ पर अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो ये जो दोनों एक्ट पारित किया गया था 1878 ईस्वी में किया गया था और उसी साल आर्म्स एक्ट 1878 में और 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। फिर हमने देखा 1883 ईस्वी में, इस समय इल्बर्ट बिल लागू किया गया था। इसके तहत क्या था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे। ये ऐसा इसलिए एक्ट पारित किया गया था क्योंकि भारत में जो काम करने वाले अंग्रेज हैं, भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित किया जा सके। मतलब कि भारत की जनता और ब्रिटिश जो लोग थे, इनके बीच कोई भेदभाव न हो, इसलिए ये इल्बर्ट बिल लागू किया गया था। लेकिन इस बिल को बहुत समय तक ये लागू नहीं रहा और बहुत ही कम समय में इसे अंग्रेजों द्वारा वापस कर दिया गया था। हमने देखा कि जब इल्बर्ट बिल को वापस कर दिया गया था, अंग्रेज जो हैं इसका विरोध करने लगे इस बिल का और इसे वापस कर दिया गया। तो भारतीयों को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई ऐसे भारतीय संगठन होना चाहिए जिसमें कि पढ़े लिखे भारतीय हों। इसी कारण 1885 ईस्वी में
देश भर के 72 प्रतिनिधियों के साथ मुंबई में सभा किया गया था और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया गया था। यहाँ के जो प्रारंभिक जैसे नेता थे, इस संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत सारे नेता थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो व्यवसायी और प्रचारक थे। वो जो है भारत के जो युवा राष्ट्रवादी थे उनका मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका निभाए थे। और सेवानिवृत्त जैसे ब्रिटिश जो थे अफसर ए.ओ. ह्यूम, ये भी भारतीयों को नज़दीक लाने में, भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाए थे। अब देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही है। जनवरी 1886 ईस्वी में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा हुआ था कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। तो ये जो लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में लिखा हुआ है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई 1885 ईस्वी में बंबई में जो सभा हुआ था, वहाँ जो फैसला लिया गया था, तो ये जो है भारत की जनता के लिए ये अकल्पनीय, ये जो संस्था है लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। फिर हमने पढ़ा बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हैं। तो कांग्रेस को जो संबोधित कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कब किए? तो 1887 ईस्वी में। किसे संबोधित कर रहे हैं? तो कांग्रेस को। यह उनका कहना है कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। अगला पॉइंट है उभरता हुआ राष्ट्र। यहाँ कांग्रेस जो है अब वो आग्रह करती है, कांग्रेस जो है वो आग्रह करती है कि भारत में जो विधान परिषद है उसमें भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिया जाए और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस ये भी कहती है कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाए और जो सिविल सेवा की परीक्षा जो लंदन में होती थी वो भारत में परीक्षा आयोजित किया जाए। अब कांग्रेस का जो ये डिमांड था, कांग्रेस की जो ये मांग थी, तो ये शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग जो है नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा बन जाती है। अब ज्यादातर जो उस समय नौकरियां थी वो गोरे अफसर को दिया जाता था, जो अंग्रेज होते थे उन्हें ही ये पद दिया जाता था। साथ ही साथ जो जिम्मेदारी वाले जो पद होते थे वो भारतीयों को नहीं दिया जाता था। अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन के साथ एक बड़ा हिस्सा जो होता था वो ब्रिटेन भेज देते थे, इसीलिए उन्हें अंग्रेजों को भारी भरकम वेतन दिया जाता था और उन्हें बड़े बड़े जिम्मेदारी वाले पद दिए जाते थे। भारतीयों को भारी भरकम पद यानी कि ऊंचे ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर भारतीयों को ऊंचे पद दिया जाए और धन संपत्ति, उन्हें भारी भरकम वेतन दिया जाए तो भारतीयों का जो धन है, संपत्ति है, वो बहुत हद तक ये भारत में ही रुकने लगेगी, जो कि ये अंग्रेजों को अंग्रेजी से मानने के लिए तैयार नहीं थे। और भारतीयों की मांग ये भी थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट जो पारित किया गया था उसे निरस्त कर दिया जाए तथा भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, उन्हें अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। अब हम आगे देखते हैं कि कांग्रेस जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाती है। अब वो कहती है क्या कि ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। लगान का जो कारण है, जैसे कि काश्तकार जो है वो सब जमींदार जो है विपन्न हो रहे हैं, या फिर कांग्रेस की ये भी मांग होती है कि लगान कम कर दिया जाए, फौजी खर्चे में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। तो ये जो डिमांड किया जा रहा है कांग्रेस के लिए कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस जो है भारतीयों का समर्थन कर रही है और ये भारतीयों को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, इसके लिए वो मांग कर रही है। अब अंग्रेजी शासन के कारण क्या होता है कि भारत की जनता जो है वो असंतुष्ट है। भारत की जो जनता है उनके बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था। अब इससे अवगत कराने के लिए मध्यम मार्गी नेता जो है जनता को ब्रिटिश शासन की
ब्रिटिश शासन के जो अन्यायपूर्ण चरित्र है उससे अवगत कराना चाहती है। इसके लिए वो क्या करती है, अखबार निकाले, लेख लिखे तथा वो जो है ब्रिटिश शासन जनता को बताना चाहती है कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। अब अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ हम देखते हैं कि बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे जो नेता हैं ये अमूल परिवर्तन चाहते हैं, ये परिवर्तन चाहते हैं। इनका कहना था कि ब्रिटिश जो शासन है, भारत में जो अंग्रेजों का शासन है उसे समाप्त करना होगा। और इसके लिए वो कहते हैं कि जो निवेदन की नीति है, वो जो निवेदन की नीति है उसकी आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए और हमें अपने नेक इरादों के लिए, मतलब हमें अपनी ताकत पर भी भरोसा होना चाहिए। और लोगों को कहते हैं ये कि स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। और तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब क्या होता है कि जब 1905 ईस्वी में वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, तो बंगाल का विभाजन कब किया गया, 1905 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन थे, तो कर्जन थे। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग जो थे उस समय बंगाल का ही हिस्सा था। अब अंग्रेजों का कहना क्या था कि ये जो बंगाल का विभाजन किया गया है ये प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो वो जो अंग्रेज जो हैं बंगाल का जब विभाजन 1905 ईस्वी में करते हैं तो वो अपनी कार्यों को छुपाने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए कहते हैं क्या कि प्रशासकीय सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है, बंगाल का बंटवारा किया गया है। अब यहाँ ध्यान देने लायक ये है कि प्रशासकीय जो सुविधा है इसका मतलब क्या था, ये किससे, इसे जो सुविधा हो रहा था, सुविधाएं मिल रही थी, वो किससे मिल रही थी, तो ये अंग्रेजों को मिल रही थी। वहाँ के जो अंग्रेज अफसर थे, व्यापारी थे, उन्हें फायदा हो रहा था। अब सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग कर देती है और उसे असम में मिला देती है। और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली जो राजनेता थे उनके प्रभाव पर अंकुश लगाना चाहिए और उनके जो बंगाल की जनता को बांट दिया गया। अब जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से का माहौल हो गया, गुस्से की लहर फैल गई और वहां पर जगह जगह पर जनसभा किया गया, आंदोलन किया गया, जुलूस निकाले गए और जो जन प्रतिरोध के जो नए नए रास्ते ढूंढे गए थे, इसे से जो संघर्ष उपजा उसे ही स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जो जाना जाता है, आंध्र के डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश शासन का विरोध करती है और जैसे राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया और जैसे कि वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जो ब्रिटिश जो संस्थान थी, ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थक थे। तो कौन थे, तो भारत की जो जनता थे। अब 20वीं शताब्दी में क्या होता है, तो 1906 ईस्वी में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में अब क्या हो रहा है, तो 1906 ईस्वी में मुसलमान जमींदारों के नवाब के समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया, तो 1906 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ किया गया था, तो ये ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग जो है ये बंगाल विभाजन का समर्थन करती है और लीग जो है ये भी मांग करती है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचित की व्यवस्था की जाए। अब उसके इस मांग को 1909 ईस्वी में सरकार ने इस मांग को मानने के लिए मान लेती है। अब परिषद में कुछ ऐसे सीट होते हैं, कुछ सीट पर मुसलमानों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी जाती है। फिर 1907 ईस्वी में क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो टूट जाती है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस टूट जाती है और 1915 ईस्वी में जब संगठन जब ये टूट जाता है, कांग्रेस जब टूट जाती है, तो दिसंबर 1915 ईस्वी में क्या होता है कि एक बार फिर
दोनों में एकता स्थापित हो जाती है, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1915 ईस्वी में एकता स्थापित हो जाती है। और अगले साल यानी कि 1916 ईस्वी में, अगले साल 1916 ईस्वी में क्या होता है कि दोनों संगठनों ने, जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया जाता है। तो लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 ईस्वी में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। आज का वीडियो जो है ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।